नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम। राज्य गीत के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ। संगोष्ठी में सीएम साय, मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद हैं। लेकिन यह, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि केवल कार्यक्रम ना हो जाए, इस उद्देश्य आज का जो संगोष्ठी है उसका जो उद्देश्य है कि इसको केवल संगोष्ठी को समापन ना समझा जाए। जनजाति प्राध्यापक जो कि सहज रूप से जनजाति समाज के इतिहास, सामाजिक व्यवस्थाएं, ज्ञान परंपरा, अध्यात्म, न्याय प्रणाली, इससे सहज रूप से परिचित रहते हैं, तो ऐसे जनजाति प्राध्यापक इसमें शोध करें, शोध करके पाठ्यक्रम का निर्माण करें और वो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में शामिल हो। जब जाकर अपनी इस संगोष्ठी और ये कार्यक्रम, इसका महत्व जो है वो पूरा होगा। इसके लाभ जो है, ऐसा ध्यान में आया कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम रहने से जनजाति विद्यार्थी को अपनापन महसूस होगा, बहुत रुचि के साथ में वो इन पाठ्यक्रमों को पढ़ेगा। जैसी समस्या पिछले एक कार्यशाला में बताया था सचिव महोदय मैंने कि एनरोलमेंट कम होता है, ड्रॉप आउट ज्यादा है। तो अगर इस प्रकार के पाठ्यक्रम रहेंगे, जनजाति समाज जिसको रुचि से पढ़ेगा, एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, ड्रॉप आउट भी कम होगा और एक जो अनरेस्ट का वातावरण है वह भी जो है दूर होगा। आज छत्तीसगढ़ शासन ने जनजाति गौरव वर्ष ऐसा मनाने का निर्णय भी किया है। पूरे वर्ष कार्यक्रम होंगे। तो हमारा तो मंच से यही एक आग्रह है कि कार्यक्रम जो भी हो उसके साथ साथ जनजाति शोध को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से जनजाति प्राध्यापकों के साथ बैठना हो, इस प्रकार के कार्यक्रम अवश्य हों। आज पूरे दिन भर जनजाति क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। तो उपस्थित सभी जनों से आग्रह है पूरे मन से इस संगोष्ठी में शामिल हो और कैसे जनजाति विषयों को लेकर शोध बढ़े, पाठ्यक्रम में शामिल हो, ऐसा प्रयास करें। आज मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। इस स्वागत और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के पश्चात हम इस संगोष्ठी में क्यों आए हैं, क्या करना है, इस निमित्त हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय अतुल जोग जी उपस्थित हैं। मैं अतुल जी से आग्रह करता हूं कि वे आकर के हम लोगों को एक इस विषय में दृष्टि प्रदान करेंगे। माननीय अतुल। आज के इस मंगल बेला पर मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वरिष्ठ मंत्री श्रीमान केदार कश्यप जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीमान प्रसन्न जी, पवन साय जी, रामनाथ कश्यप जी, डॉक्टर अनुराग जैन और इस सभागार में उपस्थित वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, अध्यापकगण, छात्रगण, कार्यकर्तागण, सभी को मेरा राम राम। ये जो अवसर है भगवान बिरसा मुंडा के 150 वर्ष के जयंती पर भारत सरकार ने भी एक बड़ी पहल की है और उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छे तरह से एक शुरुआत किया है। तो आज हम भगवान बिरसा की बात करेंगे, वीरों की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे। तो देशभक्ति की बात और नारा न हो, ऐसा न हो, इसलिए एक बार नारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की।
शहीद वीर नारायण सिंह जी की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, शहीद गुंडाधुर की, शहीद गुंडाधुर की, भारत माता की। प्रारंभ में मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिपरिषद और सारे उनके सलाहकार लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम ये इस सरकार के और आप लोगों के प्रयास से किए हैं। और आपको देखकर ही अभी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी शुरुआत हो रही है। तो छत्तीसगढ़ एक प्रकार टॉर्च बेरर के रूप में एक बड़ा काम कर रहा है, इसलिए आप सभी लोग इस प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन के संबंध में हम सब लोग जानते ही हैं और विविध कार्यक्रमों में आपने विषय रखा होगा, सुना भी होगा। भारत के इतिहास जब हम देखते हैं तो उसमें जनजाति समाज का योगदान इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना हम कोई कर नहीं सकते हैं। जब 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव किया तो उससे 2 वर्ष पूर्व से वनवासी कल्याण आश्रम और अन्य सहयोगी संगठनों ने मिलकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का योगदान क्या है इसके बारे में अध्ययन शुरू किया। तो ध्यान में कई बातें आई। जैसा हम कहते हैं 1857 का संघर्ष, ये प्रथम लड़ाई कहते हैं, लेकिन उससे लगभग 65-70 वर्ष पूर्व तिलका मांझी ने यह आंदोलन छेड़ा था। और तिलका मांझी अकेले नहीं लड़े, उनके साथ हजारों लोग खड़े हो गए और भागलपुर में उनको फांसी दी गई और उनके साथ हजारों लोग शहीद हो गए। हम भगवान बिरसा मुंडा का नाम तो जानते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो संघर्ष करने के लिए उलगुलान का नारा लगाते हुए, एक क्रांति का नारा देने के लिए जब संगठित हुए लोग डुमरी पहाड़ पर सभा करने के लिए आए थे, तो चारों ओर से घेर करके ब्रिटिश सेना ने उनके ऊपर फायरिंग किया। सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए जिनके नाम हमको मालूम नहीं है। या उसी क्षेत्र में तिलका सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, ऐसे 4 भाई और उनकी 2 बहनें, फूलो झानो, एक ही परिवार की 4 भाई और 6 बहनें और उनके साथ हजारों संथाल समाज के लोग देश की क्रांति के लिए शहीद हो गए। तो उनके नाम भी हम नहीं जानते हैं। या राजस्थान के मानगढ़ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन और देशभक्ति का आंदोलन ऐसा जब हुआ था, तो उसके ऊपर भी अंग्रेज सरकार के लोगों ने आक्रमण किया। लोगों को मालूम था कि आक्रमण होगा। तीर कमान की लड़ाई बंदूक से हो रही थी और 1500 लोग शहीद हुए, ऐसा ब्रिटिश सरकार लिखती है। या हमारे तेलंगाना में रामजी गोंड, इन्होंने गोंड समाज में एक बड़ी क्रांति खड़ी की और उनके साथ 1000 लोगों को पेड़ पर फांसी लटकाया। वो स्थान आदिलाबाद के निर्मल में हम जाकर देख सकते हैं। ऐसे कई स्थान हैं मित्रों, जहां जाकर वहां की धूल हमने अपने माथे पर लगाने से देश के बारे में गौरव और इस सारे समाज के बारे में गौरव हमारे बीच में आएगा। देश में सभी समाज, नगरों में, गांवों में, जनजाति क्षेत्र में संघर्ष होता रहा है। लेकिन नगरीय संघर्ष जो हुआ ब्रिटिशों के साथ, उसमें हम देखा है कि 2-4 को युवक बंदूक लेके निकले, कोई ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया या बॉम्ब फेंक दिया, वो 4 लोग पकड़े गए, फांसी लटका लिए, उनको शहीद हो गए। समाज देखता रहा, समाज साथ में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जनजाति क्षेत्र में नेता के पीछे हजारों लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, संघर्ष किया और अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। ये दूसरा स्वरूप है। इसलिए हजारों लोग हमारे देश के बांधव शहीद हुए। इसकी जानकारी आज के इतिहास पुस्तकों में बहुत कम मिलती है और इस कारण इस समाज के प्रति
एक हम ऋण चुकाने की आवश्यकता है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा मौका है कि जनजाति समाज हमारे देश का एक अभिन्न अंग जो है उसके प्रति हम लोग एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, ये सब इनकी सब संघर्ष जो था, ये लोग वनों में रहते थे, तो वनों से प्रकृति से कई चीजें इन्होंने सीखी है, ऐसा हम देख सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जंगलों में, वनों में मधुमक्खी के छाते होते हैं। मधुमक्खी के छाते पर कोई पत्थर मारेगा तो कोई एक ही मधुमक्खी लड़ने के लिए नहीं आएगी, पूरे मधुमक्खियां टूट पड़ेगी उस व्यक्ति पर जिसने पत्थर मारा है। उसी प्रकार जनजाति समाज भी टूट पड़ता था, वो पूरा समाज टूट पड़ता था उनके ऊपर। इस प्रकार का एक ऐसा इतिहास भारत में है, शायद ही दुनिया के कोई देश में आपको दिखने को मिलेगा, और ऐसा हजारों साल लड़ता गया। अभी हम लोग रानी दुर्गावती का जो संघर्ष देख रहे हैं, मुगलों के साथ हुआ होगा, 500 वर्ष पुराना होगा। तो 1947 तक ऐसे संघर्ष की गाथा चलती रही है। तो इस प्रकार का ये संघर्ष है। जब ब्रिटिशों ने देखा कि इस देश पर राज्य करना है तो क्या करना होगा, तो ये उनको ध्यान में आया कि सबसे बड़ी चुनौती है इस जनजाति समाज जो जंगलों में रहता है, वनों में रहते हैं, जो स्वाभिमान के साथ रखता है, जो झुकता नहीं है और रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ऐसा यदि कोई समाज है तो ये समाज है। ये उनके लिए चुनौती थी। और इसलिए आपको मालूम है कि सन 1856 में उन्होंने सारे जंगल जो है, जो उनकी शक्ति का केंद्र था, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया और जंगल के जो मालिक थे उनको वहां से खदेड़ा गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू किया, ब्रिटिशों के हितों के रक्षा के लिए बनाए थे, और फॉरेस्ट एक्ट लाया जिसके तहत कोई आम पकेगा तो आम तोड़ना है तो जनजाति समाज के व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ती थी, और बिना परमिशन कोई तोड़ेगा तो चोर के रूप में उसको सजा होती थी। तो मालिक को चोर बनाया इस एक्ट ने। और इतना करने से भी मन नहीं भरा तो ब्रिटिशों ने जब अपना पहला सेंसस हुआ 1871 में, तो उस समय उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया जिसके तहत सारे जनजाति लोगों को अपराधी घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिशों ने एक साजिश के तहत जनजाति समाज को बदनाम करने के सारे रास्ते अपनाए थे, और इस कारण ऐसा समाज उन्होंने एक चित्र पेंट किया कि जनजाति समाज में पिछड़ा, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित, अंधश्रद्धा वाला, जितनी नकारात्मक बातें भर दिया, और वही सिलेबस में आई, वही एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा हमको सिखाई गई, वही सोशल स्टडीज के नाम पर हम सीखे। लेकिन इनकी समाज व्यवस्था कैसी थी, दर्शन शास्त्र क्या था, कानून व्यवस्था क्या था, इसको किसको पता नहीं। इसलिए नगरों में आज ऐसा बड़ा वर्ग है कि यही चश्मा जो ब्रिटिशों ने हमको पहना था वो पहनकर आज भी हम कई लोग घूम रहे हैं। और इसलिए पिक्चर जो बनते हैं बॉलीवुड में, उसमें भी कोई जनजाति व्यक्ति दिखाते हैं, वनवासी व्यक्ति दिखाते हैं, तो वो भी व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं जो आप भारत में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हॉलीवुड की कॉपी है। तो ये एक इमेज मेकिंग किया गया, ये इमेज है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इसके एकदम विपरीत है, डायगोनली अपोजिट है, ऐसा मैं कहूंगा। अभी एक बैंक ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव डाला। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में धड़गांव नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां बैंक की छोटी ब्रांच है। तो बैंक का जो ऑफिसर था वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, बैंक नीचे थी। रात के 12 बजे देखा तो उसका दरवाजा कोई नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम राजगीत के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ। संगोष्ठी में सीएम साय मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद। के लोग थे अलग अलग, अपना स्टॉल पदयात्रा
इस स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गौड़ समाज के लोग, कहीं हिंदू राव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग, इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोगों का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहाँ पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे। पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूं सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जनजातीय अस्मिता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जनजातीय समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही है। मैं तो कहता हूं जनजातीय संस्कृति और सनातन संस्कृति बिल्कुल एक साथ ये प्रारंभ हुए हैं। जब हमको लगता है कि सृष्टि यहाँ पर शुरू हुआ है, तभी से ये जनजातीय संस्कृति भी शुरू हुई है और ये सनातन संस्कृति भी शुरू हुई है। जिस तरह से आप देखते हैं त्रेता युग में सनातनी संस्कृति के आराध्य भगवान राम रहे, तो आदिवासी संस्कृति के भी आराध्य भगवान राम रहे। हमारे जनजाति भाई लोग शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं और आप देखेंगे कि जितने भी जनजाति समाज के लोगों के नाम में राम है ही है। सोमारू राम, मंगरू राम, बुधारू राम, मतलब राम है ही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे जनजातीय संस्कृति के लिए। और इसलिए हम कहते हैं कि ये जनजातीय संस्कृति ये सनातन संस्कृति का उद्गम है। शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं। चाहे माता सबरी का जूठा बेर भगवान राम ने खाए, अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में उनका वनवास काल बीता और उनका पूरा समय जनजातियों के बीच में भगवान राम का बीता। और जिस तरह से सनातन संस्कृति में पेड़ पौधे को भी पूजे जाते हैं, उसी तरह से जनजातीय संस्कृति में भी है। आज सरना माननीय अतुल जोग जी बहुत विस्तार से हमारी जनजातीय संस्कृति और उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज हर गांव में एक सरना होता है, कुछ पेड़ों का समूह होता है, वो गांव वालों के लिए पवित्र होता है और वहां का जो पुजारी होता है वो बैगा होता है
कहीं पाहन भी बोलते हैं, कहीं सिरहा भी बोलते हैं। और हर साल करीब 5-6 पूजा होता है वहां पर। और वहां सरना में महादेव, पार्वती, ग्रामीण देवता, सब देवता पत्थर के रूप में स्थापित होते हैं और 5-6 बार साल में पूजे जाते हैं। आज कर्मा पूजा होता है जनजातीय समाज में। कर्मा एक पेड़ होता है जिसको मतलब हमारी माताएं बहनें जंगल से पूजा करके काट के लाती हैं और जो अखरा होता है गांव का वहां पर स्थापित करके हमारा वहां बैगा स्थापित करता है या गांव का जो गणमान्य व्यक्ति होता है वो स्थापित करता है और पूजा पाठ करके कहानी कह के रात भर नाच गान करके सवेरे पवित्र नदी में उसको विसर्जन करते हैं। तो एक कर्मा पेड़ में भी हमारा जनजातीय समाज वो ईश्वर को देखता है। उसी तरह से कभी पानी नहीं गिरता है तो पीपल पेड़ में हमारी माताएं बहनें हमारे लोग उपवास करके 3 दिन तक वहां जल चढ़ाते हैं, इंद्रदेव को देखते हैं पीपल के पेड़ में। और आज तो मेरा विश्वास मैं अपने गांव की बात कर सकता हूं कि 3 दिन में 1 दिन जरूर पानी गिरता है। तो ये सत्यता जनजातीय समाज में है। तो लगातार पेड़ पौधे में भी हमारा जनजातीय समाज ईश्वर को देखता है। सरना का एक पेड़ सूख के गिर भी जाता है लेकिन उसका उपयोग ग्रामीण लोग दूसरी जगह नहीं करते हैं। आज देखिए नुआखाई हमारे जनजातीय समाज में होता है। आज फसल में भी प्रभु को देखते हैं हमारे जनजातीय समाज वाले। और कोई भी फसल है चाहे धान है कुछ है उसको ऐसे नहीं खाते हैं। धान का जब पहला फसल तैयार होता है तो खेत से उसको आरती वारती उतार के घर में प्रवेश कराते हैं और फिर उसका चावल बना के नया खाई करते हैं, पूजा पाठ करके अपने देवताओं को अर्पण करते हैं। उसके बाद स्वयं खाना प्रारंभ करते हैं। ये खाली धान चावल में नहीं है, ये महुआ का फल है, आम का फल है, आपका दलहन तिलहन है। उसको भी जनजातीय गौरव समाज पहले पूजा पाठ करके भगवान को अर्पण करते हैं तब स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये जनजातीय समाज में ये परंपरा है। तो कई ऐसी परंपरा है जिससे हम तो कह सकते हैं कि अन्य समाज को भी सीखना चाहिए। और देखिए बहुत बातें अतुल जोग जी ने कई घटना का जिक्र किया है कि हमारे जनजातीय समाज में कर्जा लेके मरना उसको भी ठीक नहीं समझते हैं और उसके परिजन चाहते हैं कि उसके पहले ही उसके नाम का सब कर्जा उतर जाए। आज शादी ब्याह, आज दहेज के नाम से हमारे समाज की बहु बेटियां कभी आत्महत्या नहीं करती हैं, कभी जलती नहीं। आज जनजातीय समाज में लड़का पक्ष से लड़की खोजते हैं, अन्य समाज में लड़की पक्ष वाले लड़का खोजते हैं। लेकिन जनजातीय समाज में ऐसी परंपरा है कि लड़का पक्ष लड़की खोजने जाता है। और मान लीजिए लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष का उस साल या तो अकाल हो गया, फसल ठीक से नहीं हुआ या पैसे का अभाव है, वो अपनी असमर्थता जाहिर करता है। लड़की का बाप कि इस साल हम शादी नहीं दे पाएंगे, अगले साल देंगे, क्योंकि परिस्थिति इस साल ठीक नहीं है। तो लड़का पक्ष सहयोग करता है कि आप चिंता मत करिए, आपको अनाज देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, पैसा कौड़ी देंगे, सब देंगे, लेकिन आपका लड़की हमको चाहिए। ये जनजातीय समाज की संस्कृति है। और जनजातीय समाज में लड़की को बोझ नहीं मानते हैं। लड़की पैदा होती है तो माँ बाप खुशी मनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा से ज्यादा खुशी जनजातीय समाज को लड़की पैदा होने पर होता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटी दूसरे घर में शादी होकर जाएगी तो हमको वहां एक और लड़का मिलेगा, एक और घर मिलेगा। तो ये सोच जनजातीय समाज का है। तो ये सब बड़ा अनुकरणीय है। और विकास, सम्मान और जहां तक जनजातीय समाज का विकास इस देश में किसी ने बढ़ाया है तो मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़ाए। पहली बार जब भारत सरकार उनके नेतृत्व में बना, प्रधानमंत्री हुए, तो जनजातीय गौरव समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किए और एक जनजातीय समाज के हमारे भाई को उसका मंत्री बनाए। मेरा सौभाग्य था कि अटल जी के उस सरकार में हम सांसद के रूप में थे जब पहली बार भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। आज जो हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री है जुएल भाई, उस समय भी मंत्री थे, और फग्गन सिंह कुलस्ते राज्य मंत्री थे, और आज इतना बजट है ट्राइबल मंत्रालय का कि हमारा छत्तीसगढ़ का बजट से थोड़ा ही कम है। तो आज ये गौरव प्राप्त है और ये गौरव देने वाले हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज अगर जनजाति लोगों का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, वहां हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। इससे और ज्यादा गौरव हमारे जनजातीय समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा एक गांव का छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तो इससे और बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज इस समाज के जो हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं बिरसा मुंडा, आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में स्थापित हो रहा है। तो इसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका योगदान है। आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये भी कितना गौरव की बात है कि 25 साल का हमारा जनजाति समाज का एक लड़का कर सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिए और 25 साल में ही वो शहीद हो गए। तो इससे और क्या हमारे जनजातीय समाज के लिए गौरव हो सकता है। आज अटल जी ने अलग से मंत्रालय का गठन किया। आज नरेंद्र मोदी जी जनजातीय समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए अभी 2 अक्टूबर को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू किए हैं 80,000 करोड़ का। ये ऐसे जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं वहां पर सरकारी योजना के अलग सड़क, बिजली, पानी, किसी भी तरह से वहां संसाधन की कमी नहीं रहे, इसके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च की, 1000 करोड़ का, और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी हजारों गांव शामिल है। उसी तरह से जो पीएम जनमन योजना, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, पंडो, ये सब हैं। इनके विकास के लिए अलग से पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ का। आज इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो पीबीटीजी वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंच रहा है। आज हमारा बस्तर का जो संवेदनशील जिला है, 5 जिला जिसको हम लोग नियत निलानार योजना के तहत कवर किए हुए हैं, आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ये 10-11 महीने में ही हमारी सरकार ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से आज हम लोग बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। आज नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज 34 नए कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर साउंड में जो भी गांव हैं वहां पर विकास को पहुंचाना। आज 34 ऐसे सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं। आज 96 से ज्यादा गांव वहां पर नियत निलानार योजना के अंतर्गत हम लोग सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल सब पहुंचाने में सफल हुआ। मोबाइल का टावर, सब चीज पहुंचाने में वहां पर हम लोग सफल हुए। आज बस्तर ओलंपिक शुरू किए। जब बस्तर ओलंपिक की बात हम लोग शुरू किए थे तो लगता था कि बस्तर जैसे क्षेत्र में कौन इसमें भाग लेगा, ऐसे संवेदनशील इलाके में। लेकिन आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 1,65,000
पंजीयन हुआ 1,65,000, और जिसमें महिलाओं की संख्या आधे पुरुष तो आधे महिला। अभी वो बस्तर ओलंपिक का खेल चल रहा है, भारी संख्या में उत्साह के साथ हमारे से 5 जिले के हमारे बेटा बेटे उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधारने वाले हैं। तो ये विकास भी अगर जनजातीय समाज का देखा जाए तो इसके पीछे भी किसी को श्रेय जाता है तो हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को ही जाता है। तो ये सब बात है, और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में इस जनजातीय गौरव दिवस को और अच्छे से स्थापित कर सकें, और आने वाला वर्ष भर ये कार्यक्रम चलना है। तो जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे उस तरह से हम लोग चलेंगे, उस तरह से हमारी सरकार हर कदम में मददगार होगी। चूंकि अभी हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना है, हमारे नए विधायक जो रायपुर दक्षिण से जीते हुए हैं सुनील सोनी जी, उनका 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार हमारे उच्च शिक्षा विभाग को, हमारे कुलपतिगण को, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, वनवासी कल्याण आश्रम और जिनका भी इस जनजातीय गौरव दिवस को 40 दिन मनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा, सबको मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के नाते सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने हम सबका मार्गदर्शन के साथ साथ उत्साहवर्धन भी किया और भविष्य की योजनाओं के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर